बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुल्लाह हूँ और हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड पॉइंट एस्टिमेशन। मैं बताता जाऊँ कि आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये ज़्यादातर आप लोग स्टैटिस्टिक्स 1 में कवर कर चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज आपको उसके फार्मूले नहीं बताने, उसकी कैलकुलेशन नहीं बतानी, ये बताना है कि ये काम आप SPSS में किस तरह करते हैं। ये काम आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स फॉर सोशल साइंसेस या स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, उसमें आप ये काम किस तरह करते हैं। तो एक तो इसका जिक्र करना है, थोड़ा बहुत जो जिक्र होगा वो पॉइंट एस्टिमेशन का होगा। हम एक सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट भी करेंगे। तो ये एक और काम होगा, ये ज़रा स्लाइटली एडवांस्ड है लेकिन ऐसा ख़ास भी एडवांस नहीं है। आप पहले ही स्टैटिस्टिक 1 और स्टैटिस्टिक 2 पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत आसान होगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने अपना पॉपुलेशन और सैंपल डिफाइन करता जाऊं कि हमारा पॉपुलेशन क्या होगा और हमारा सैंपल क्या होगा। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने कार्स का एक डेटा आपके सामने डिफाइन किया था। वो एक कार्स का डेटा ये वाला है, बस इसमें सिर्फ ये वही पुराना डेटा है, सिर्फ ये 1 2 3 मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इजाफी बात है कि ये कुछ सीरियल नंबर मैंने ऐड कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन ये 405 गाड़ियों का कार्स का डेटा है। 405 कारों का ये डेटा है, ठीक है ना जी। असल में ये पहले जो मैंने आपको बताया था, और आप अगर आपके पास डेटा सेव्ड है आप देखेंगे तो वो 406 गाड़ियां थी, लेकिन वो एक गाड़ी का इन्फॉर्मेशन सही तौर पर अवेलेबल नहीं थी, कई पैरामीटर मिसिंग थे, तो मैंने वो एक रिकॉर्ड डिलीट कर लिया। तो अब ये 405 गाड़ियों का हमारे पास डेटा है। इस डेटा को मैं पॉपुलेशन के तौर पे ट्रीट करूंगा, इस डेटा को मैं पॉपुलेशन के तौर पे ट्रीट करूंगा, ठीक है। ये जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, बाकी ये MPG वही माइल पर गैलन है, ये इंजन, हॉर्स, ये वो सब कुछ जो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ये वही है, ठीक है ना जी। ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अच्छा, अगेन मैं बताता जाऊं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम करेंगे तो पॉपुलेशन आपको नोन नहीं होगा, लेकिन यहाँ मैंने इसको आपके पास इस तरह रखा हुआ है एक्चुअली, चूँकि यहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है कि जी सैंपल पॉपुलेशन को किस तरह बेहतर एस्टिमेट करता है, तो उसके लिए मैंने इस तरह किया है कि पॉपुलेशन भी आपको नोन करवा दी है। इसी पॉपुलेशन से हम सैंपल लेंगे, इनफैक्ट मैं ले चुका हूँ, और उस सैंपल को फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसकी वैल्यूज़, इस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को एस्टिमेट करने के लिए। बाकी हम ये समझेंगे कि ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है और उसमें 405 पुरानी गाड़ियां हैं। पुरानी गाड़ियां, ये आपको पता है ना, ये सारी पुरानी गाड़ियां हैं। तो 405 पुरानी गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों का हमारे पास ये सैंपल मौजूद है, ठीक है ना जी। तो सॉरी, ये सैंपल नहीं, गलत कह गया हूँ, ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है और उसमें 405 पुरानी गाड़ियां हैं, और वो 405 की 405 गाड़ियां हमारे लिए एक तरह से पॉपुलेशन बन रही हैं। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन से मैंने एक सैंपल लिया है, ठीक है। पहले ये देख लें कि आपके पास इसका फाइल का नाम है कार्स पॉपुलेशन और इसमें 405 गाड़ियां हैं। ये देखें, इसका नाम है कार्स पॉपुलेशन और इसमें जिस तरह मैंने नीचे जाके बताया आपको कि इसमें 405 गाड़ियां हैं, 405 गाड़ियों का रिकॉर्ड है, और इसको हम पॉपुलेशन ट्रीट करेंगे। हम इस पॉपुलेशन के कई पैरामीटर को स्टडी करेंगे, और कोई भी क्वांटिटी जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाती है पैरामीटर। जैसे एक पैरामीटर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है एवरेज माइलेज इन माइल्स पर गैलन। तो एवरेज माइलेज जो है एक पैरामीटर है इस पॉपुलेशन का, ये एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, और चूंकि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए ये पैरामीटर है।
अब होता यह है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक हमें अननोन होते हैं और हम सैंपल के बेस पे उनकी एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है तो मैंने पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक भी कैलकुलेट कर लिया, डेटा मेरे पास है उससे कैलकुलेट करके यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो ये एवरेज माइलेज इन माइल्स पर गैलन मेरे पास है 23.60। खैर है, थोड़ी देर बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दोबारा भी बता दूंगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। बेसिकली एमपीजी वेरिएबल का मैंने एवरेज निकाला है और यहाँ रख दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि ये सैंपल इसको कितना बेहतर एस्टिमेट करता है। अच्छा जी, अब सैंपल डेटा की बात करते हैं जो इस पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है। ये डेटा है, ये आप देखें कार सैंपल। और पहली बात तो आप ये नोट करें कि इसमें ये सीरियल नंबर बेतरतीब है। एक्चुअली ये रैंडम सैंपल था और जो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होते रह गए हम उसके मुताबिक जो है कार्स को उठाते चले गए। तो पहले नंबर 77 आया था, फिर 325, फिर 20, फिर 52, तो उसके मुताबिक हम कार्स का डेटा उठाते रहे। ये बहरहाल अगर आप जाके कंफर्म भी कर सकते हैं कि वहाँ पर 77 नंबर के सामने यही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, या वहाँ पर अगर आप 46 नंबर के सामने देखेंगे तो यही इंफॉर्मेशन लिखी है, ये आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। ये टोटल मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन है आप गौर करें, ये 50 कार्स का डेटा है, उसके बाद कोई डेटा नहीं है। तो ये 50 कार्स का डेटा हमारे पास है और ये सैंपल है, ये हमारे पास सैंपल है। ठीक है ना जी, तो ये 50 कार्स का सैंपल है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये सैंपल नोन होता है, पॉपुलेशन नोन नहीं होता। लेकिन यहाँ चूंकि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी तो मैंने ये भी आपको नोन करवा दिया है ताकि आपको ये पता हो। अब जब इस सैंपल का हमने ये एवरेज कैलकुलेट किया, सैंपल से जो माइलेज का हमने एवरेज कैलकुलेट किया, ये जो इस कॉलम का हमने माइल्स पर गैलन का हमने जो एवरेज कैलकुलेट किया तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और अब आप ये देख रहे हैं कि ये नंबर इसको एस्टिमेट कर रहा है। ये सपोज करें कि ये जो है ना अननोन है, तो एस्टिमेशन में हम कहें बताएंगे चूंकि हमें ये तो अननोन होगा, यहाँ जहाँ माउस अभी हरकत कर रहा है ये तो अननोन होगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सैंपल मीन आया है 22.27 माइल्स पर गैलन। इसके बेस से हमारा अंदाज़ा यह है कि पॉपुलेशन मीन म्यू भी बराबर होगा 27.27, और ये जो पॉपुलेशन मीन, हालांकि ये वैल्यू सैंपल मीन की है और हम उसको इसके बराबर कर रहे हैं, इसको एस्टिमेशन कहते हैं, इनफैक्ट पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने एस्टिमेशन कर दी है। इस एस्टिमेशन प्रोसेस में एरर भी होता है और वो एरर अगर आपको पॉपुलेशन पैरामीटर नोन हो तो आप एरर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमें नोन है तो आप ये देखें, आप एक्स बार से म्यू को माइनस करें, एक्स बार से म्यू को माइनस करें। एक्स बार की वैल्यू है 22.27 और इससे आप माइनस करें 23.60, तो ये आपके पास है -1.33 एंड दिस इज एरर ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन प्रोसेस जो है कभी राइट नाउ चूंकि एरर माइनस में है तो ये अंडर एस्टिमेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है उससे कम आ गया, तो एरर नेगेटिव है। लेकिन किसी और जगह पर ये ओवर एस्टिमेशन करेगा तो उस सूरत में ये आंसर ज़्यादा भी आ जाएगा। तो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। सैंपल है, सैंपल कभी ज़्यादा आंसर दे देता है, कभी कम आंसर दे देता है। लेकिन आप ये गौर करें कि हमारे पास 405 कारों का पॉपुलेशन है, हमने सिर्फ 50 का सैंपल लिया है और उस 50 ने 405 को 405 गाड़ियों को के एवरेज को कितना बेहतर एस्टिमेट कर लिया है। आप ये एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अगर आप हैंड से कैलकुलेट करें तो 405 कार्स का वैल्यू आपको प्लस करनी पड़ेगी और फिर 405 पर डिवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत है। यहाँ 50 की वैल्यूज़ को प्लस करनी पड़ेगी और 50 पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। ठीक है ना, और ये तो खैर 405 कार्स हैं जो बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है। प्रैक्टिकल लाइफ में पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो सकती है। बिलफर्ज अगर ये 405 गाड़ियां हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में मुमकिन है कि इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यानी तकरीबन 4,05,000 की पॉपुलेशन, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि इतने एलिमेंट्स है पॉपुलेशन में। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन इतना बढ़ जाए तो क्या सैंपल साइज भी इतना बढ़ेगा? यानी ये अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1000 से, सॉरी कतन नहीं। मुमकिन है कि ये देखें 405 से 4,05,000 तक पहुंच गया। अगर
कैपिटल N 4,05,000 तक पहुंचे, तो मुमकिन है कि ये 500 तक पहुंच जाए। मतलब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। कैपिटल N बहुत तेज़ बढ़ता है, स्मॉल n उतना तेज़ कभी नहीं बढ़ता। ठीक है, तो आप अंदाज़ा करें कि 4,05,000 ऑब्जर्वेशन को कहाँ स्टडी करना हो, कहाँ 500 को स्टडी करना या 600-700 को स्टडी करना, ये बहुत आसान है। तो सैंपल हमारे पास बड़ी मिकदार में रिसोर्सेज सेव भी कर लेता है। ठीक है ना, इससे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। 12। अच्छा जी, अब ये तो हुआ, लेकिन अब आपके इत्मीनान के लिए मैं ये दो फिगर जो हैं ये कैलकुलेट भी कर लूँ, ताकि आपके इत्मीनान हो जाए कि ये आंसर जो है कहीं से आए हैं, मैंने वैसे ही नहीं लिख दिया। पहले ये पॉपुलेशन वाले डेटा का कर लेता हूँ। इसके लिए हम ये करेंगे, हमने असल में इस कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप एनालाइज में जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी में या डिस्क्रिप्टिव में जा सकते हैं, दोनों जगहों पर ये हो सकता है। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्टिव में जा रहा हूँ और यहाँ माइल्स पर गैलन वो माइलेज वाला वेरिएबल सेलेक्ट कर लें जिसका हमने एवरेज मालूम करना, और उसके वो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। ठीक है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका मीन चाहिए। ठीक है, तो बस मैंने मीन सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ आप ओके प्रेस करेंगे तो ये कहाँ चला गया, ये इधर आ गया, ये आउटपुट जहाँ पर ये पॉपुलेशन वालों का आउटपुट हम इधर बता रहे हैं आपको। मैंने इसका एक नाम भी दे दिया था आपको पहचानने में आसानी हो कि हम पॉपुलेशन के डेटा के साथ अभी डील कर रहे हैं। और इसके लिए माइलेज के आप ये देख सकते हैं कि इसका मीन है 23.60, ये वो वैल्यू है जो इधर लिखी हुई है। ठीक है ना, अब सैंपल का ये 22.27 कैसे आया है, बेसिकली यही सारा प्रोसीजर होगा, लेकिन अब आप सैंपल डेटा पर जाएंगे। ठीक है ना, ये वो सैंपल डेटा है और इस डेटा पर जो है मैं आपको यही एनालिसिस कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव माइलेज वही वेरिएबल हमने दोबारा सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब दूसरे फाइल में आ गए हैं तो दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं इसके लिए, और अगेन उसको गैर ज़रूरी बातें ख़त्म करके सिर्फ मीन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और ओके कर दें। तो इसका आंसर कहाँ हो गया, इसका आंसर ये जगह है क्योंकि इसका नाम सैंपल वाला है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका एवरेज कितना आ रहा है 22.27, ये वैल्यू थी जो मैंने इधर कॉपी कर दी। तो होपफुली आपको कुछ समझ भी आ रही होगी कि सैंपल का बाकी तो प्रोसीजर एक ही किस्म का है, लेकिन पॉपुलेशन की वैल्यूज अननोन इस वजह से होती है कि पॉपुलेशन अननोन होता है, वरना अगर वो हमें नोन होता हम उसके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर पूरा पॉपुलेशन नोन हो तो फिर सैंपल लेने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तो जो मैं ले रहा हूँ वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए कि आपको बात समझाई जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको ये अननोन होगा, आपको सिर्फ सैंपल नोन होगा और उसी की कैलकुलेशन करेंगे और अंदाजे लगाते रहेंगे। 12। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको एस्टिमेशन, एरर ऑफ एस्टिमेशन और ये बातें कुछ न कुछ समझ आ गई होंगी। वैसे तो इन पर हम पिछले भी सब्जेक्ट्स में स्टैटिस्टिक 1 और 2 में इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। तो अब हम जो है कुछ एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल मेजर्स आपके सामने डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर मेजर्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक 1 में आप कर चुके हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रॉस टेबुलेशन है, एलिमेंट्री ग्राफ्स हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ पोजीशन जैसे क्वार्टाइल वगैरह, मेजर ऑफ वेरिएशन जैसे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे स्क्यूनेस कोर्डोसिस और मेजर ऑफ एसोसिएशन जैसे कोरिलेशन। तो ये कई एक चीज़ें हैं और आप देखेंगे कि ये आपके स्टैटिस्टिक 1 के 2-3 चैप्टर्स में ये चीज़ें मौजूद हैं। जाहिर है अगर मैं स्टैटिस्टिक 1 में ये पढ़ाता तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा वक्त लेता, लेकिन अभी तो मुझे ना फार्मूले पढ़ाने हैं ना कैलकुलेशन प्रोसीजर आपसे करवाना है, सिर्फ आपको बताना है कि एसपीएसएस के कौन से कमांड्स पे ये काम होता है। इसलिए मैंने ये सारा इकट्ठा कर दिया और अब मैं आपको एसपीएसएस की कमांड्स की मदद से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बताऊंगा। पॉपुलेशन के लिए भी बताऊंगा और सैंपल के लिए भी बताऊंगा। फिर हम शुरू में तो ये करेंगे कि दोनों के लिए मैं थोड़ी सी बात बता दूंगा, लेकिन फिर इन दोनों फाइल में से एक फाइल क्लोज कर लेंगे। वजह यह है कि मैं थोड़ा बहुत एस्टिमेशन समझा के मैं फिर ये नहीं करना चाहता, क्योंकि दो फाइल में फिरने से स्टूडेंट कन्फ्यूजन का मुझे डर है कि शिकार ना हो जाए।
तो एस्टिमेशन के लिए ये काफ़ी है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको दोनों फाइल चला दूं और एक में क्वांटिटी कैलकुलेट कर लूँ, दूसरे में भी कर लूँ और कुछ थोड़ा बहुत समझा दूँ। इसके बाद एक फाइल को हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना जी। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम दोनों का इकट्ठे चलाते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह करते हैं कि आसान से टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे शुरू करते हैं, ठीक है ना। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं तो उसी में हम जो है कुछ बार चार्ट, पाई चार्ट और जो जो चीज़ें हमसे हो सकती हैं ना वो साथ साथ करते जाएंगे, जो जो हो सकती है। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हिस्टोग्राम बड़ी आसानी से हो जाता है, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड बड़ी आसानी से हो जाता है, परसेंटाइल्स वगैरह, मिनिमम, मैक्सिमम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कोटोसिस, ये आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह करते हैं कि पहले बस इससे स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं अभी फिलहाल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करूँगा, या एक आध फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, फिर बाकी ये मीन, मीडियन, मोड वगैरह पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। पहले तो आपको एक सिंपल सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं और पहले आपको पॉपुलेशन में बताते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह करते हैं कि एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएं आप। मेरा ख्याल में आपको कमांड सारा इधर से ही समझ आ जाएगा। एनालाइज क्लिक करें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और उसमें फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करें। नीचे डिस्क्रिप्टिव पे मत आएं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताएंगे। वैसे फ्रीक्वेंसी वाला डिस्क्रिप्टिव का भी काम कर जाता है, लिहाजा अगर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मालूम करना है तो फिर तो डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है तो बस इधर ही आ जाएं और ये डिस्क्रिप्टिव का काम भी कर जाएगा। इसको क्लिक कर लेते हैं। अब मैं सिंपल पहले बहुत ही आसान सा कोई एक है और वह है कंट्री ऑफ ऑरिजिन। सिर्फ इस एक वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर रहा हूँ, बाकी मैं स्टैटिस्टिक फिलहाल एक भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, स्टैटिस्टिक में एक भी कैलकुलेट नहीं कर रहा। चार्ट अलबत्ता मैं एक कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, बार चार्ट करें, पाई चार्ट करें, कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह कर लेते हैं कि हम बार चार्ट कर लेते हैं या पाई चार्ट कर लेते हैं। चलो पाई चार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। और हम कहते हैं कि डेटा हमें परसेंटेजेस में शो करें। तो हम और फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बताए और चार्ट में हमने पाई चार्ट सेलेक्ट किया। और ये याद रखें कि अभी मैं पॉपुलेशन डेटा पे काम कर रहा हूँ और इसका आंसर मुझे पॉपुलेशन वाले वो जो आउटपुट पेज है उस पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना जी। और ये देखें, ये वो आंसर था जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, मीन वाला। और अब आपको ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये जी फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई है कंट्री ऑफ ऑरिजिन की। वो बता रहे हैं कि हमारे पास 405 गाड़ियों का डेटा है, उसमें 253 गाड़ियां अमेरिकन हैं, 73 यूरोपियन हैं, 79 जैपनीज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और परसेंटेज ये चल रही है, 62% हमारे पास अमेरिकन गाड़ियां हैं, 18% यूरोपियन है, 19.5% जैपनीज हैं। ये पूरे पॉपुलेशन में ये सिचुएशन है। और इसका जो ग्राफ है वो ए से है। इसका जो ग्राफ है, आपको अमेरिकन गाड़ियां सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, फिर यूरोपियन, जैपनीज यूरोपियन से मामूली ज़्यादा। अच्छा, ये सिचुएशन हो गई, ये किस में हो गई, ये मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन में हमने इसको स्टडी किया। अब ज़रा इसी कमांड को हम सैम्पल डेटा पर चलाते हैं और सैम्पल डेटा मेरे पास ये है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगेन आप एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव में जाएं और फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं। कौन से वेरिएबल के लिए करना है, अब देखिए मैं अगेन उसी वेरिएबल पे कर रहा हूँ, कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, उसी वेरिएबल पे कर रहा हूँ और वही चार्ट्स मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, पाई चार्ट। अब हमें ये देखना है कि मेरे इधर के पाई चार्ट और उधर के पाई चार्ट में कितना फर्क है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने थोड़ी सी देखनी है, और इधर के परसेंटेजेस और उधर के परसेंटेजेस में कितना फर्क है, क्योंकि बहरहाल ये सैंपल है, ये पॉपुलेशन को 100% सही एस्टिमेट नहीं करेगा, गलतियां इसमें ज़रूर होंगी, एरर ऑफ एस्टिमेशन हमेशा होता है, ठीक है। तो चलें ओके प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। याद रखें, पहले इधर देख लें, ये सैंपल वाला डेटा, और इसका इधर से भी आप पहचान रहे होंगे यहाँ पर भी कि 50 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। ये थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेट किया था इसका मीन, एक मीन जो माइलेज का जो मीन हमने कैलकुलेट किया था
बहरहाल ये वही 50 ऑब्जर्वेशन का है। अब की दफ़ा आप डियर स्टूडेंट अगर आप देख रहे होंगे कंट्री ऑफ ऑरिजिन में 50 ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सैंपल है, उसमें 37 अमेरिकन है, 6 यूरोपियन, 7 जैपनीज, और इसकी परसेंटेज ये बन रही है। अब ये परसेंटेज और वो पॉपुलेशन वाली परसेंटेज, उनको कंपेयर करना हमारे लिए बड़ा अहम है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर इसको ज़रा मिनिमाइज करके कुछ रास्ता ढूंढ सकूँ, पहले उसको भी ले आता हूँ। ऐसा करते हैं कि दोनों हमें ज़रा स्क्रीन पे नज़र आए, ठीक है ना जी। अच्छा, इसको ज़रा इस तरह करते हैं कि इसका ज़रा रिसाइज कर लेते हैं ताकि वो दोनों हमें नज़र आएँ और ज़रा कंपैरिजन में आसानी हो। पहले तो आप ये नोट करें कि ये वो सैंपल वाला है जो मैं जहाँ पर माउस अभी हरकत कर रहा है यहाँ, और ये आपको इधर से भी पता चल रहा है, और ये पॉपुलेशन वाला, ठीक है ना जी। अब परसेंटेज ये देखें, सैंपल में अमेरिकन की एक्चुअल जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है वो 62.5% है। ये उसको कितना एस्टिमेट कर रहा है, 74%। अच्छा, यूरोपियन गाड़ियाँ 18% है, ये उसको कितना एस्टिमेट कर रहा है, 12%। जैपनीज गाड़ियाँ 19.5% है, ये कितना एस्टिमेट कर रहा है, 14%। याद रखें एस्टिमेशन ये प्रोपोर्शन की एस्टिमेशन है, ये क्या है, प्रोपोर्शन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के मुख्तलिफ प्रोपोर्शन को हम यहाँ एस्टिमेट कर रहे हैं, और आपको एरर ऑफ एस्टिमेशन साफ तौर पे नज़र आ रहा है, आपको एरर ऑफ एस्टिमेशन साफ तौर पे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि ये जो पाई चार्ट है इधर, ये जो पाई चार्ट है आप इसको ज़रा देखें तो आपको यहाँ पर पाई चार्ट और इधर पाई चार्ट में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ आप देखें कि सैंपल में अमेरिकन गाड़ियों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा आ गई है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं, आप कोई और सैंपल लें तो मुमकिन है उसमें कम आ जाए, ठीक है। तो लेकिन ये वो एरर ऑफ एस्टिमेशन है, एक्चुअल पॉपुलेशन में यूँ कह लें इस पिज़्ज़ा का इतना बड़ा है, ये एक्चुअली वो पूरा मार्केट साइज़ है, ये पूरा मार्केट साइज़ है। उस मार्केट में अमेरिकन गाड़ियाँ काफ़ी बड़ा साइज़ खा रही हैं, लेकिन ये उसको ज़रा ज़्यादा ही बता रहा है, कुछ और भी ज़्यादा बता रहा है। तो बहरहाल ऐसा हो सकता है कि कभी ज़रा ज़्यादा बताए, और लेकिन अगर यहाँ ज़्यादा बता रहे तो किसी और मौके पर कम भी बता दे। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन अगर कभी ज़्यादा बताता है तो कभी कम भी बताता है। लेकिन बहरहाल आपको फिर भी कई एक बातें नज़र आ रही होंगी कि पॉपुलेशन में अगर ये ज़्यादा है तो ये उसको ज़्यादा ही बता रहा है, ठीक है। और ओवरऑल जो पॉपुलेशन का असल इंफॉर्मेशन है वो हमने 50 ऑब्जर्वेशन पे कैप्चर कर ली है, हालांकि पॉपुलेशन में एक्चुअल साइज 405 है और हमने 50 पर पॉपुलेशन का ट्रेंड तकरीबन कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना जी। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। पहली बात तो ये कि अभी आपने एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा कैसे बनता है, ठीक है ना। चले मैं इसको ज़रा थोड़ा ये कर दूं। एक आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, दूसरा आपने जो है ना प्रोपोर्शन की एस्टिमेशन देखी, ठीक है ना। आपने इस तरह के पाई चार्ट आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। पॉपुलेशन और इस दोनों के केस में हमने पाई चार्ट देख लिया, और चाहते तो बार चार्ट भी हम ड्रा कर सकते थे, हमको इतना मुश्किल नहीं है, हम चाहते तो बार चार्ट भी ड्रा कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन बात समझानी है, अब पाई के बजाय अगर बार पे क्लिक कर लेते तो बार चार्ट आ जाता। मैं जस्ट कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करता रहूँगा कि कौन सा काम हमने थोड़ा बहुत कर लिया है, ठीक है ना। तो ये बात तो कुछ ना कुछ हो गई। चलें अब हम दोबारा जाते हैं, और अब की दफ़ा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब की दफ़ा जिस वेरिएबल के लिए अभी तक तो हमने जिस वेरिएबल के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था वो एक आम बेसिकली वो एक नॉमिनल वेरिएबल था, कंट्री ऑफ ऑरिजिन। लेकिन अब एक कंटिन्यूस वेरिएबल या स्केल वेरिएबल जिसको कहते हैं उसका हम कुछ ये कैलकुलेशन करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कोडोसिस वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह, ये सारा एकदम से करते हैं, ठीक है ना जी। अलबत्ता इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वजह से अभी नहीं बनाऊंगा, वो थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, खैर है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। तो अगेन ये काम मैं ओरिजिनल डेटा पे भी करूंगा और पॉपुलेशन पे भी करूंगा और सैंपल पे भी करूंगा।
चलिए, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये कंट्री ऑफ ऑरिजिन यहाँ से हम हटा देते हैं। याद रखें मैं अभी पॉपुलेशन डेटा पे काम कर रहा हूँ। अब की दफ़ा मैं कुछ और वेरिएबल ले रहा हूँ, ये जैसे माइल्स है, आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 के 5 जो है स्केल वेरिएबल उठा लिए। इनके साथ वैसे स्केल बना भी होता है, मेजरमेंट, ये स्केल वेरिएबल। स्केल वेरिएबल का मतलब है कि ये या इंटरवल है या रेशो स्केल पे मेजर्ड है बाहर। ये वेरिएबल आप ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया। अब जाते हैं हम स्टैटिस्टिक में। अच्छा, मैं फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने बताया था कि मैं नहीं बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी टेबल, अभी ये एक वजह से मैं नहीं बना रहा, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। असल में इन वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आसान होता है, इस पर थोड़ा एक मसला होता है, तो उसकी वजह से मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा, वो मसला मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। स्टैटिस्टिक्स कौन से कैलकुलेट करने हैं, तो एक तो चले जी मीन भी बताएं, मीडियन भी बताएं, मोड भी बताएं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये परसेंटाइल वगैरह कौन से बताएं, इस तरह करते हैं कि ये कट ऑफ पॉइंट वाले तरीके से कर लेते हैं, ये इस पर ज़्यादा आ जाते हैं। और अगर आप 10 कट ऑफ पॉइंट रखेंगे तो ये आपको P10, P20, P30 एक्चुअली उनको बताएगा परसेंटाइल्स, लेकिन मैं 10 के बजाय इसको 20 कर रहा हूँ। और 20 का क्या मतलब है कि मुझे P5 चाहिए 5th परसेंटाइल, इसके बाद मुझे P10 चाहिए, P15, P20, इस तरह मुझे ये सारे चाहिए, ठीक है, मुझे ये सारे परसेंटाइल चाहिए। आप चाहें तो इधर क्लिक करके एक ख़ास परसेंटाइल जैसे 83% जो इसमें नहीं आएगा, वो भी आप चाहें तो इससे कह सकते हैं कि वो आपके लिए कैलकुलेट कर ले। इसके अलावा मुझे डेटा का मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, इनमें से हर वेरिएबल का। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मुझे वेरिएंस चाहिए, रेंज चाहिए, स्क्यूनेस चाहिए, और कोटोसिस चाहिए, काफ़ी कहानियाँ, ठीक है, ये सारे चाहिए। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को बाद में देखेंगे। बाकी क्वार्टाइल्स चूंकि इनमें आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं 5% पे जा रहा हूँ ना, तो P5, फिर P10, फिर P15, P20 परसेंटाइल है ना, तो इसी तरह P25 जो होगा वो फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा। तो मैंने चूंकि इसमें ऑलरेडी आ रहा है तो इधर मैंने नहीं लिखा, तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये इन तमाम वेरिएबल की जो स्टैटिस्टिक्स मैंने बताए हैं ये सारे बताएगा। साथ ही हम चार्ट्स में आ जाते हैं। अब की दफ़ा हम पाई चार्ट नहीं, हम कहते हैं हिस्टोग्राम बनाएं। कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हमारे हिस्टोग्राम बड़ा अहम होता है, और साथ ही नॉर्मल कर्व। ये नॉर्मल कर्व हमें ये देखने के लिए कि हमारे वेरिएबल नॉर्मल कर्व को कंफर्म करते हैं नहीं करते। थोड़ी बहुत डेविएशन नॉर्मल कर्व से खैर है, लेकिन नॉर्मल कर्व आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टैटिस्टिक 2 में, वो बेल शेप कर्व होती है। तो क्या हमारा डेटा बेल शेप है कि नहीं है, ये भी हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए कंटिन्यूस इसके लिए या स्केल वेरिएबल के लिए हिस्टोग्राम बड़ा अहम होता है। बाकी फ्रीक्वेंसी ये तो मैं टेबल तो मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा, मैंने बताया इसमें एक मसला होता है, वो बाद में बताऊंगा। अब जी ये देखें जी, ये पॉपुलेशन वाले केस में हमारे पास आउटपुट आ गया है, और अब आप देखते जाए जी यहाँ पर ये जी बता रहा है कि सैंपल साइज है 405, सैंपल साइज नहीं, बेसिकली पॉपुलेशन डेटा है, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन साइज हमारे पास ये है। डेटा मैंने कुछ इस तरह एडजस्टमेंट कर ली थी, वो मिसिंग वैल्यू मैंने गायब कर ली है, तो लिहाजा इसमें मिसिंग वैल्यू कहीं नहीं आ रही। अच्छा, ये वो मीन है 23.60 जो माइल्स पर गैलन का है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। लेकिन चूंकि मैंने और वेरिएबल सेलेक्ट किए हुए हैं जैसे इंजन डिस्प्लेसमेंट, हार्स पावर, व्हीकल वेट और टाइम टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 60 माइल्स पर आवर, तो उनके मीन्स भी इसने कैलकुलेट कर दिए हैं। ये सारे हर एक का मीडियन कैलकुलेट कर लिया है, हर एक का मोड कैलकुलेट कर लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्यूनेस कोडोसिस के साथ ये एक और चीज़ देता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस। इन पे इंशाल्लाह किसी वक्त आराम से बात करेंगे। इसके अलावा रेंज ये कैलकुलेट कर लेता है, मिनिमम मैक्सिमम, यानी माइल्स पर गैलन की मिनिमम वैल्यू है 10, मैक्सिमम वैल्यू है 47।
तो ये उसी तरह ये सारा कुछ चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ये कैलकुलेटर पे देख लें कि ये बात चीज़ें उसने सही कैलकुलेट की हैं कि नहीं। जैसे मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करें तो रेंज आनी चाहिए, 47 से 10 माइनस करें तो देखिए 37, वो तो वैसे ही ज़ुबानी भी पता चल रहा है। अच्छा, ये वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लें। वेरियंस की वैल्यू है 59.464। ज़रा ये देखें 59.464 और इसका रूट लेते हैं तो ये देखिए 7.711, ये वैल्यू आप इनका भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ रही है कि ये वैल्यूज एक्चुअली इसने सही कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद हमारे पास ये मिनिमम मैक्सिमम वाली कहानियाँ, फिर वो परसेंटाइल्स आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था कि मैंने 20 परसेंटाइल्स इसको बताए हैं। तो वो 100 को जब 20 पे डिवाइड करेगा तो 5% हमारे पास आता है। तो पहला 5% पोजीशन पे 10%, 5 करके आगे बढ़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह करके इसने 20 परसेंटाइल हमें बता दिए। और ये बता दें अब ये 13 का क्या मतलब है इसमें, यहाँ पर यानी इस 13 का मतलब ये है कि हमारे ये जो डेटा हमारे पास है ये पॉपुलेशन, इसमें 13 माइल्स पर गैलन से कम 5% गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनके माइलेज जो है 13.00 माइल्स पर गैलन से कम या इसके बराबर है। अच्छा, ये देखें 25 के सामने 25% गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनकी माइलेज जो है 18 से कम या उसके बराबर है। इस तरीके से हम इसका फैसला करते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ परसेंटाइल है जो इसने कैलकुलेट कर लिए। अब ये 25 के सामने ये Q1 है, ये माइलेज का Q1 है, ये इंजन डिस्प्लेसमेंट का है, या हर एक का उन्होंने ये मेरा ख्याल में मैंने कुछ इस तरह कर दिया है। मैं कुछ ना कुछ चीज़ें क्लोज करता हूँ वरना ये मुझे मसला करेगा। तो बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। यही चीज़ें हम सैंपल में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें क्लोज करनी पड़ेंगी वरना ये मुझे बहुत तंग करेगा। ये कुछ चीज़ें मैं क्लोज करता हूँ। ये सैंपल वाला डेटा मैं क्लोज कर देता हूँ। वैसे भी आपको समझ आ गया, बस चले ये एक से मेरे पास ओपन है, यही बहुत है। ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ये एक भी बहुत है, ठीक है ना जी। तो कुछ ना कुछ हम चीज़ें क्लोज कर दें ताकि ये हमें कंप्यूटर तंग ना करे। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल सारे कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है ना जी। और इसके बाद थोड़ा आगे जाके ज़रा ये देख लें। अब ये माइलेज का उसने जो है ना हिस्टोग्राम बनाया हुआ है और वो नॉर्मल कर्व को काफ़ी हद तक सेट जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर शुरू में थोड़ा सा मसला है वरना ओवरऑल तकरीबन सही जा रहा है। थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल से मामूली हटकर है, इतने थोड़े वेरिएशन को हम इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है ना जी। ज़रा आगे जाते हैं। ये वाला ज़रा इंजन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ठीक है ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन ये नॉर्मल से बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा, वे डेविएशन मौजूद है। ज़रा और देखें, ये तो काफ़ी हद तक नॉर्मल को सेट कर रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ज़रा मसला है लेकिन इस बुरा नट बेड, ठीक है। और ये वाला ये काफ़ी हद तक सेट है, काफ़ी हद तक व्हीकल वेट काफ़ी हद तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है, टाइम टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 60 बहुत अच्छा नॉर्मल को फिट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ये अंदाज़ा भी थोड़ा बहुत ग्राफ से कर लेते हैं कि ये नॉर्मल को हमारा डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब हमने क्या कर लिया अभी तक। डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक जो कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, हमने कुछ मीन मीडियन मोड वगैरह देख लिया है, ठीक है ना जी। आपने डेटा का मिनिमम मैक्सिमम कैसे मालूम करते हैं, क्वार्टाइल परसेंटाइल कैसे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वेरियंस एंड डेविएशन कैसे करते हैं, स्क्यूनेस कोडोसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हिस्टोग्राम भी। तो आप देख लें ये वो चीज़ थी कि जिसको करने के लिए हमें कई कई क्लासेस चाहिए होती, और अभी हमने थोड़ा सा ही वक्त लिया है और तकरीबन काम ख़त्म होने को आ गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये कैलकुलेशन हो सकती है
SPSS में, ठीक है ना जी। ये सारी कैलकुलेशन कितनी आसानी से हो जाती है। अच्छा जी, अब बार चार्ट भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। इस तरह करते हैं कि एक बार चार्ट भी बता देता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। वैसे तो हिस्टोग्राम खुद भी एक किस्म का बार चार्ट ही है, ठीक है, लेकिन चले मैं दोबारा इस उसमें जाके बार चार्ट भी थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर आके, ठीक है। आप एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव्स में, अब की दफ़ा फ्रीक्वेंसीज में चले जाएं और ये सारा हटा के ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हटा के हम अब की दफ़ा कोई और वेरिएबल ले लेते हैं बिलफर्ज। चलिए हम इस तरह कर लेते हैं कि हम ये फिल्टर इंस्टॉल्ड वाला ले लेते हैं। ये एक वेरिएबल हमने ले लिया और हम इसको कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल बता दे। स्टैटिस्टिक कोई भी कैलकुलेट ना करे, ठीक है ना, और ये स्टैटिस्टिक्स को रहने दें। ये कैलकुलेट वैसे भी ये जो हमारा जिस किस्म का डेटा है तो उसमें ये स्टैटिस्टिक कैलकुलेट अक्सर कैलकुलेट नहीं होते। चार्ट में हम उसको कहते हैं कि इस तरह करें कि हमें बार चार्ट बता दें, ठीक है ना, परसेंटेज, और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी जो है ना फ़िल्टर इंस्टॉल की हमारे पता चला कि हमारे पास जो है ना टोटल 405 गाड़ियों का रिकॉर्ड है। इतने में फ़िल्टर इंस्टॉल्ड नहीं है, इतने में इंस्टॉल्ड है और ये परसेंटेज चल रही है। और ये कि अगर इस डेटा का बार चार्ट बनाया जाए तो बार चार्ट कैसे बनेगा। इंस्टॉल्ड वाले काफ़ी ज़्यादा है, नॉट इंस्टॉल्ड वाले कम है, ठीक है ना। ये तकरीबन 70% से ज़्यादा है, देखिए 72% है, इधर से भी अंदाज़ा हो रहा है, और ये 27% के आसपास है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम ये बार चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए जी, आपने बार चार्ट भी देख लिया, ठीक है ना जी। ये किधर है बार चार्ट, ये बार चार्ट है, तो ये भी आपने देख लिया कैसे बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट वगैरह नहीं हुआ, कंटिन्यूस वाला काम नहीं हुआ। इस तरह करते हैं कि ये कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट वगैरह पहले कर लेते हैं, तो फिर बॉक्स प्लॉट और आउटलायर्स और कंटिन्यूस वाली कहानी बाद में कर लेंगे। पहले कोरिलेशन एंड स्कैटर प्लॉट वाला कर लेते हैं, ठीक है ना जी। और ये जो कुछ मैंने बस वो मेमोरी का ज़रा मसला हो रहा था तो सैंपल वाला मैंने जल्दी क्लोज कर लिया। पॉपुलेशन का डेटा अभी भी मौजूद है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी अच्छी हो तो आप दोनों रख सकते हैं। बाकी प्रोसीजर यही है, इसी तरीका कार पे आप ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। चले जी, अब मैं करता हूँ जी आपको कौन सा कोरिलेशन और स्कैटर प्लॉट। कोरिलेशन के लिए हमें ये करना है, पहली बात तो ये कोरिलेशन के लिए दो वेरिएबल है, तो हमें दो वेरिएबल का आपस में कोरिलेशन मालूम करना है। बिलफर्ज चले हम ये देखना चाहते हैं कि व्हीकल के वेट का उसके माइल्स पर गैलन से क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। पहले ऐसे करते हैं कि इस ताल्लुक को किसी ग्राफ पे देख लेते हैं, ठीक है। और इससे हम आपको यहाँ नहीं यहाँ में लेकर आना चाहता हूँ ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ वो जगह है SPSS में जिसमें आप तरह तरह के ग्राफ बनाते हैं। राइट नाउ मुझे कौन सा ग्राफ चाहिए, ये देखें इसमें बार चार्ट, लाइन, एरिया, पाई, तरह तरह के ग्राफ बना दें। मुझे अभी राइट नाउ जो है ना स्कैटर प्लॉट चाहिए, स्कैटर। तो इनमें से किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं, ये वाला। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, उसूल ये है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे रखेंगे, क्योंकि माइलेज जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, माइलेज डिपेंड करता है गाड़ी के वजन पे। तो माइलेज को मैंने वाई एक्सिस पे रख दिया और व्हीकल के वेट को मैंने उठाकर इधर रख दिया, ठीक है। ये कर देने के बाद बाकी कुछ की जरूरत नहीं है, बस अब आप ओके कर दें। और ये आप देखें, ये एक स्कैटर प्लॉट आ गया। अब ये स्कैटर प्लॉट जो है ये तकरीबन ये स्कैटर प्लॉट बता रहा है कि जितना गाड़ी का वजन बढ़ता है तो माइलेज कम होती है, देखिए ना। अब यहाँ जिन गाड़ियों का वजन इस रेंज में है 2000 पाउंड के आसपास, तो उनकी माइलेज तकरीबन इस रेंज में है। लेकिन जिन गाड़ियों का 4000 तक पहुंच जाए तो उनकी माइलेज इस रेंज में, माइलेज कम हो गई इधर है इसके।
पहले इधर थी और फिर कम हो गई। तो गाड़ी हल्की हो तो माइलेज बढ़ जाता है, और गाड़ी भारी हो जाए तो माइलेज कम हो जाता है। सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। और इसको देखकर अब मैं कोरिलेशन मालूम करूंगा, और क्या आप बता सकते हैं कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्या ख्याल है? चले अपने दिल में सोच लें, अभी आपसे पूछ तो नहीं सकता, लेकिन आप दिल में सोच लें और अपने साथ ट्रू रहें। बेसिकली इस डेटा का कोरिलेशन मैं अभी से आपको बता रहा हूँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जब आप वेट बढ़ता है तो दूसरी डिपेंडेंट वेरिएबल कम होता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसका कोरिलेशन नेगेटिव आएगा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप वापस डेटा में जाएं, इधर से भी आप कमांड दे सकते हैं। देखें इधर से भी ग्राफ का या इसका या कोई और कमांड ट्रांसफॉर्म का आप कमांड इधर से दे सकते हैं, ठीक है ना। यार तंग मत करो यार। एनालाइज में जाएं और आप कोरिलेट में और बाइवेरिएट, ठीक है। और अब की दफ़ा वेरिएबल एक माइलेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक टाइम व्हीकल के वेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम उसको कहते हैं कि जी आप हमें इस कोरिलेशन का ये बताना है। और ये देखें डियर स्टूडेंट, वो बता रहा है कि माइलेज का व्हीकल के वेट के साथ -0.822 कोरिलेशन है, और ये वो माइनस मेरी बात दुरुस्त साबित हो गई, ठीक है ना जी। और बाकी इसमें ये सिग्निफिकेंस क्या है, SIG जो लिखा हुआ है, ये मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। ये बेसिकली एक अहम चीज़ है जिसको आप P वैल्यू कहते हैं, या स्टैटिस्टिक 2 में आपने पढ़ी है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट है, ये बाई चांस नहीं है, ये कोरिलेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और बहुत सिग्निफिकेंट का मतलब है कि इन दोनों वेरिएबल के दरमियान ये ताल्लुक बाई चांस नहीं लग रहा, इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें। तो ठीक है, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे जब बाद में ये पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो आपको कुछ कुछ होपफुली इसकी समझ आ रही होगी कि कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया गया। तो जी हमने कोरिलेशन और स्कैटर प्लॉट भी देख लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जी हमारे पास क्या काम रह गया है? अब हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टू वे टेबल और बॉक्स प्लॉट वगैरह और इस तरह की चीज़ें रह गई है, ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो इसकी थोड़ी सी बातें करते हैं। तो यहाँ वापस आ जाते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चले मैं इस तरह करता हूँ कि आपको माइलेज का MPG का माइल्स पर गैलन का मैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा उसका मिनिमम मैक्सिमम चाहिए। मेरे पास मिनिमम माइलेज है कितना 10 और मैक्सिमम कितना है 47। मिनिमम माइलेज मेरे पास 10 है और मैक्सिमम 47 है। तो ये माइलेज का, वैसे तो मैं किसी भी वेरिएबल का कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं माइलेज का कर लेता हूँ, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है। मैं इसका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ माइलेज का। अलबत्ता कंटिन्यूअस बनाने से पहले ज़रा देख लें कि अगर आप डायरेक्टली बनाएं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माइलेज का तो क्या होगा, और मैं क्यों नहीं बना रहा। अगर डायरेक्टली बनाना पड़े तो मैं क्यों नहीं बनाना चाहिए। ये देखें, मैं माइलेज को सेलेक्ट किया, उसको इधर रखा, और मैं उसको कहता हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल बता दे मुझे। ये मैं चाहता हूँ कि आपको आपकी तरफ बता दे, बाकी इनमें से कुछ ना बताए, ठीक है। ग्राफ चार्ट, कोई भी ग्राफ चार्ट ना बनाए, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको टेबल दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर इस तरह के कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं या स्केल वेरिएबल हैं, इनका अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो क्या मसले होंगे, मैं वो बात बताना चाहता हूँ। आप ये टेबल देखें, वो कह रहे वैल्यू 10 तो ये 2 दफ़ा आई है, 11 4 दफ़ा आई है, 12 6 दफ़ा आई है, और ये टेबल होते होते इतना लंबा हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। हमारे पास 405 ऑब्जर्वेशन के लिए इतना लंबा फ्रीक्वेंसी टेबल हम कभी नहीं बनाते। 4-5 क्लासेस होती हैं, ये वो क्लासेस वाला नहीं बना रहा, मुझे क्लासेस वाला चाहिए, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो क्लासेस चाहिए यहाँ से यहाँ तक और साथ फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक और फ्रीक्वेंसी, जिस तरह हम स्टैटिस्टिक 1 में बनाते थे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल ये बना रहा है ना, ये सही नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। अब इसका क्या करें, इसका हम क्या करें, ठीक है ना जी। इसका हम ये करेंगे कि हम ये वेरिएबल जो है ना इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ये जो रिकोड इनटू अ डिफरेंट वेरिएबल, ये पिछले लेक्चर में इस पर डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है ना जी। रिकोड इनटू अ डिफरेंट वेरिएबल हम ये करते हैं कि जी इनपुट वेरिएबल कौन सा है, हम कहते हैं जी माइलेज इनपुट वेरिएबल। अच्छा जी, आउटपुट वाले का हम चलें इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, MILEAGE, माइलेज। चाहे तो इधर इसका कोई लेबल भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बस बात समझानी है। तो MPG को माइलेज वेरिएबल में बना दो, लेकिन किस रूल पे बनाओ वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अच्छा, आप ये ज़हन में रखें कि इसकी वैल्यू मिनिमम 10 है और मैक्सिमम जो है 47 है, ठीक है ना जी। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये क्योंकि पहले हमें मालूम कर चुके हैं, तो हम कहते हैं सबसे पहले मिनिमम लोवेस्ट से शुरू करें, और सपोज ये जाए कहाँ तक, ये जाए 19.99 तक, ठीक है। लोवेस्ट से शुरू करो यहाँ तक और इसको ये कर दे 1, ठीक है। लोवेस्ट का मतलब 10 से शुरू करो 19.99 तक जाए और इसको वो 1 कर दे। अच्छा जी, ये पहले के लिए ये करना पड़ता है, इसके बाद रेंज, आखिरी के लिए फिर वो अपर वाला हाईएस्ट वाला करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले के लिए हमने ये कर दिया। अब दूसरे के लिए हम कहते हैं कि जी 20 से शुरू करें और कहाँ तक जाए 29.99 तक, और इसको कर दे 2। चले जी, वैसे ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 30 से शुरू करें और 39.99 तक जाए और इसको कर दे वो 3, ठीक है जी। इसके बाद 40 से शुरू करें और 49.99 तक जाए और इसको कर दे 4। तो आपको, चूंकि आपको पता है कि हाईएस्ट वैल्यू 47 है, तो बस यहाँ तक सारा मुकम्मल हो गया। मैंने अगर चाहता तो हाईएस्ट वैल्यू में इधर भी कर सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने इस तरह ही डायरेक्ट ही कर दिया, इसी रेंज से ही करवा दिया। ओके, ये डिफाइन हो गया। अब ज़रा कंटिन्यू करें, और ये याद रखें कि ये सारी मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी टेबल मुझे ऐसे ना मिले, ठीक है ना जी। अब आप ओके कर दें इसको। अब इससे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं मिलेगी, इससे एक और काम होगा। आपके पास ये माइलेज क्रिएट हो गया और उसमें कोड आ गए हैं, ठीक है ना। ये माइलेज जो है 1 वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 1 वाले हैं, बस ये उसने बता दिया, ठीक है। अब क्या करें, अब आप इस तरह करें, यानी इसने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया माइलेज। अब ज़रा इधर आए वेरिएबल में, और इधर जहाँ पर हम ये वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं जी वैल्यू अगर 1 है तो आपको पता है वो 1 हमने किसके लिए रखा था, 10.00 to 19.998। 1 वाला तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, 2 वाला क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा 20.00 और 2 29.998। 3 वाला क्या होगा, 30.00 to 39.998, ये भी हो गया। 4 किस पे था, 40.00 to 49.99 और 8 कर दें, ठीक है ना जी। अब इसको ओके कर दें। ये कर देने के बाद अब आप डेटा व्यू में फिर वापस आए। यहाँ आपको 1 2 3 नजर आ रहा है, लेकिन अब जरा इधर देखें,
अब आपको समझ आ रहा है? वो अब इसको क्या समझ रहा है 1 2 3 को, वो उसको क्लासेस समझ गया है। अब मैं इस डेटा का, माइलेज का, इस डेटा का मैं बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी टेबल, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, और ये वाला माइलेज नहीं, ये वाला माइलेज नहीं, ये पुराना वाला है, एमपीजी है, ये देखें, ये आपको इधर नजर नहीं आ रहा, यहाँ नजर आ रहा है, ये पुराना वाला है, ये नहीं, ये जो हमने नया माइलेज के नाम से अपना जनरेट किया हुआ ये, इसका अब आप फ्रीक्वेंसी टेबल, बाकी हमें स्टैटिस्टिक इस पे कैलकुलेट नहीं करनी और चार्ट वगैरह भी नहीं कैलकुलेट करना, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे चार्ट चाहें तो इसका बिलफर्ज बार चार्ट हम बना लेते हैं, चले बार चार्ट बना लेते हैं। तो और फ्रीक्वेंसी टेबल अब इसमें ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और अब आप देखें कि आपको कैसा ये पहली बात तो ये देखें कि टेबल किस तरह बन रही है, ये टेबल कितनी लंबी थी और अब की दफ़ा टेबल कैसे आ रही है, ये देख रहे हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर मिल रहा है कि वो गाड़ियां जिनके माइलेज 10 से 19.99 तक है, तो उनकी माइलेज कितने, वो हमारे पास डेटा में कितने हैं 148, 20 से जो इस रेंज में है तो वो 160, 30 से इस रेंज में है 88 और 40 से इस रेंज में वो 9 है। यानी हमारे पास इन दो एरिया में बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, ठीक है। परसेंटेज भी नज़र आ रही है और इसका ग्राफ भी नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ये टेबल जो है पढ़ने में, और अगर आप एक मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये टेबल बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप इतनी लंबी चौड़ी टेबल दे दें और वो गुस्से करे कि भाई ये क्या है यार, एक एक नंबर की बता रहे हो, ठीक है ना जी, कि ये 10 माइलेज वाले 2 गाड़ियाँ और 11 माइलेज वाले 4 गाड़ियाँ और 12 वाले 6 गाड़ियाँ, ये क्या है, ठीक है। तो याद रखें कि मैनेजर इस तरह की समरी पर ज़्यादा खुश होगा, जैसे इधर मौजूद है, मैंने अभी बताई आपको, ठीक है ना, इस तरह की, और या इस तरह के ग्राफ पर वो ज़्यादा खुश होगा। तो फिलहाल तो मैनेजर को खुश करने के बजाय ज़्यादा अहम बात यह है कि हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर लिया है, और हाँ बस यही कवर किया है अभी। इसके बाद हम 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल, बॉक्स प्लॉट, आउटलायर्स वगैरह, इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना जी। होपफुली कुछ स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अब आखिरी काम रह गया है 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल, बॉक्स प्लॉट, आउटलायर्स वगैरह, ये आखिरी कुछ काम रह गया। चले जी इधर आते हैं और इस तरह करते हैं कि कोई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे इंजन वेरिएबल सपोज ले लेते हैं, और इसको हम इसकी हम ये कैलकुलेशन करते हैं, कौन सी, बॉक्स प्लॉट, आउटलायर्स या 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल। 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल, अच्छा वैसे इन दोनों से भी 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल आसान है। इस तरह करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल में इसका नहीं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा पहले मैं देख लें, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, और अब की दफ़ा मैं क्रॉस टेबल में आऊंगा। 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल यहां पर बनता है, क्रॉस टेबल। वो कह रहे हैं कि रोज में आप क्या रखना चाहते हैं, सपोज मैं रखना चाहता हूं कंट्री ऑफ ऑरिजिन, और फिल्टर में कॉलम में रखना चाहता हूं, ठीक है ना जी। और इसके बाद ये मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स हैं जो ये बता रहे हैं, इनमें से किसी स्टेटिस्टिक की अभी ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर दें। सेल में क्या रखें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, बस ठीक है, सेल में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को बाद में देखेंगे, ये वो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की तरफ जा रहा है। और भी कुछ बातें हैं लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्लस्टर बार चार्ट और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, सिर्फ मुझे 2 वे टेबल चाहिए, ठीक है ना जी। बाकी इन लेयर्स की भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये 2 वे टेबल जो है कैसे बनता है, ये देख लीजिए, ये बता रहा है जी कि हमारे पास, ये देखें ना, हमारे पास रो हेडर में कंट्री ऑफ ऑरिजिन आ गया और उसके मुख्तलिफ वैल्यूज, अमेरिकन, यूरोपियन, जैपनीज, और यहाँ के फिल्टर इंस्टॉल्ड है, नट इंस्टॉल्ड और इंस्टॉल्ड वाले। अमेरिकन गाड़ियों में अब यहाँ आपको पता चलता है कि अमेरिकन गाड़ियों में फिल्टर नट इंस्टॉल्ड वाले भी हैं, इंस्टॉल्ड वाले भी हैं। 253 टोटल अमेरिकन गाड़ियाँ हैं, 107 में इंस्टॉल्ड नहीं है, 146 में इंस्टॉल्ड है।
लेकिन जब बात आती है यूरोपियन गाड़ियों की, तो उसमें कोई एक ही गाड़ी है जिसमें नट इंस्टॉल्ड है। इससे पता चलता है कि यूरोपियन गाड़ियों में तकरीबन सब में ये इंस्टॉल्ड होता है। तकरीबन यही सिचुएशन जापानीज की है। अमेरिकन गाड़ियां ऐसी हैं कि उसमें दोनों किस्म की गाड़ियां मिलती हैं, ठीक है ना जी। और ये आपके पास टोटल 111 गाड़ियां हैं जिनमें फिल्टर इंस्टॉल्ड नहीं है, और उनमें ज़्यादातर अमेरिकन है। 294 गाड़ियां हैं जिनमें फिल्टर इंस्टॉल्ड है, उनमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में अमेरिकन है, लेकिन वो इसलिए अमेरिकन ज़्यादा है क्योंकि उनका ओवरऑल सैंपल ज़्यादा है। वरना अगर परसेंटेज में बात करें तो इधर सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। तो बहरहाल ये आपके पास वो 2A क्रॉस टेबल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम ये क्रॉस टेबल 2A टेबल बना सकते हैं। ये देखिए क्रॉस टेबुलेशन, तो वो क्रॉस टेबल, ये 2A टेबल जो है ये भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं बॉक्स प्लॉट और आउटलायर्स वगैरह की कहानी की। अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं कि इंजन वाले डेटा का ये एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ये करेंगे कि एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, और यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ एक्सप्लोर पे जाएंगे, ठीक है। आप एक्सप्लोर पे आएंगे, कौन से वेरिएबल को एक्सप्लोर करना है जी? मैंने कौन सा था, इंजन, ये इंजन को मैंने एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं कि इंजन को किसी खास फैक्टर पे बेसफर्ज हर कंट्री के अलग अलग कर लो, तो वो आप कंट्री ऑफ ऑरिजिन इधर रख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं नहीं रख रहा। मुझे इंजन को एक्सप्लोर करना है बस, बाकी मैंने इधर कुछ नहीं रखा। स्टैटिस्टिक कौन से कैलकुलेट करनी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बस वो कह रहे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, हाँ मुझे आउटलायर्स बता दो बस, ठीक है, ठीक है। और जी हमें क्या बताएं, ये वो कह रहे हैं स्टैटिस्टिक और प्लॉट दोनों बताएं कि नहीं, तो ये भी हो सकता है कि बोथ, बोथ का मतलब कि स्टैटिस्टिक और प्लॉट दोनों बताए। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ स्टैटिस्टिक बताएगा, इसको क्लिक करेंगे तो प्लॉट्स बताएगा। राइट नाउ दोनों सेलेक्ट है। प्लॉट्स में क्या है, प्लॉट्स में हमारे पास है बॉक्स प्लॉट, वो ये जगह है, और साथ ही साथ आपने जो पढ़ा है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, वो भी देगा आपको, ठीक है ना। स्टेम एंड लीफ के साथ अगर उसी स्टेम एंड लीफ पे आप हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। चले वो भी मैंने क्लिक कर दिया। तो बहरहाल मुझे स्टैटिस्टिक और बॉक्स प्लॉट दोनों बताएं। चले जी आगे जाए, देखते हैं क्या करता है। ये एक्सप्लोर एक और तरीका है, और इसमें आप डेटा के, लेकिन इसमें फिर आप वो स्टैटिस्टिक नहीं बताते, वो खुद ही कुछ सेलेक्टेड स्टैटिस्टिक बता देता है, जैसे मीन बता देता है, और एक और चीज़ बताता है जिसको कॉन्फिडेंस इंटरवल आप कहते हैं। ये स्टैटिस्टिक 2 की चीज़ है, लोअर अपर लिमिट और अपर लिमिट वगैरह, ठीक है। और इसी तरह ये डेटा के जो है ना कुछ मीडियन और वेरिएंस और एटेन्यूएशन, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह, ये कुछ चीज़ें उसने बता दी हैं। साथ ही साथ कुछ उसने एक्सट्रीम वैल्यूज भी बता दी हैं इस डेटा की, ठीक है ना जी। कुछ है इंजन डिस्प्लेसमेंट की बाज़ बड़ी छोटी वैल्यूज और बाज़ बहुत बड़ी वैल्यूज जो हैं, और ये कौन से केस नंबर में आपके पास आ रही हैं, और बाज़ बहुत बड़ी वैल्यूज और बाज़ बहुत छोटी वैल्यूज उसने बता दी हैं, ठीक है ना। तो ये आउटलायर्स जिस पे वो शक कर रहा है कि ये आउटलायर्स हो सकती है। इसके अलावा उसने हिस्टोग्राम भी बना दिया आपके लिए, और आपको जो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, अगर आप को याद हो स्टैटिस्टिक 1 की चीज़ है, वो भी बता दिया। आपको पता है कि इसकी मदद से आप डेटा बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। और बॉक्स प्लॉट, ये बॉक्स प्लॉट, ठीक है ना जी। वैसे बॉक्स प्लॉट पे आपको सच आउटलायर्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आउटलायर इससे ऊपर या इससे नीचे होंगे। बॉक्स प्लॉट पे इतने आउटलायर्स नहीं है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसे ख़ास आउटलायर्स हमारे पास इस डेटा में नहीं है। इस डेटा में ये नंबर है जिससे जो मिनिमम है, और इससे लोवेस्ट कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। और ये नंबर वो जो है ना इंजन डिस्प्लेसमेंट का, वो जो मिनिमम कौन सा है, ये इधर ऊपर जाके देख लेते हैं। इसका मिनिमम है, और सॉरी, इसका मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम है 68 और मैक्सिमम है 455। तो ये दो नंबर ज़रा ध्यान में रखें, ठीक है ना जी। तंग नहीं करो ना यार,
मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे तंग कर रहा है। तो ये मिनिमम 68 और मैक्सिमम 455 को ज़रा ज़हन में रखें, और हम आगे मैं आपको बॉक्स प्लॉट दोबारा बताता हूँ। ये वो मिनिमम है। इस नंबर और इस नंबर के दरमियान ये जो जगह है ये फर्स्ट क्वार्टाइल को शो कर रही है। इन दोनों नंबर के दरमियान 25% गाड़ियां हैं, 25% गाड़ियां इन दो लिमिट्स के दरमियान है। फिर इस लिमिट और इस लिमिट के ये मीडियन को शो कर रहा है, इन दोनों के दरमियान भी अगेन 25% गाड़ियां हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैलने शुरू हो गई है। इस मीडियन और ये अपर क्वार्टाइल है, ये देखें, ये Q1 है, ये Q2 या मीडियन है, और ये Q3 है। इन दोनों के दरमियान जो है ना हमारे पास 25% है, और यहाँ से आगे फिर आगे 25%। लग रहा है कि मीडियन से आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन फैल रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हायर वैल्यूज की साइड पे फैल रही है। अब ये बात आपको ग्राफ पे बता दें, जरा हिस्टोग्राम में आगे देखिए, ये इधर डेटा इकट्ठा है, फिर इधर फैल रहा है, इधर ज्यादा फैल रहा है। ये वो चीज है जो उधर आपको ग्राफ में नजर आ रही है, बॉक्स प्लॉट में भी नजर आ रही है। ठीक है ना जी। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसमें बॉक्स प्लॉट और आउटलायर्स वगैरह भी देख लिए, ठीक है ना, ये चीज भी आपने थोड़ी बहुत देख ली। होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि मैं एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक इसमें कैसे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है ना जी। अब डियर स्टूडेंट, अब आपको एक आखिरी बात बतानी है, और इंशाल्लाह इसके बाद हम ये सारा डिस्कशन जो है ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना जी। अभी तक जो मैंने एनालिसिस बताई है उसमें मैंने ग्रुप वाइज एनालिसिस नहीं बताई। बिलफर्ज मैं ग्रुप वाइज एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है, आपने अभी ये जो एनालिसिस की है ये कौन से वेरिएबल है, इंजन डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपको जो टेबल बन रहा है, ये जो टेबल बन रहा है, ये आपको ये नहीं बता रहा कि ये अमेरिकन वालों का है, ये यूरोपियन वालों का है, कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये जापानीज। सही बात है कि ये सबके इकट्ठा है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें तो ये तीनों अलग अलग चाहिए होंगे। अमेरिकन वालों का अलग चाहिए होगा, जापानीज का अलग चाहिए होगा, और यूरोपियन का अलग चाहिए होगा। हमें ये चीज़ें ग्रुप वाइज चाहिए होती हैं, हमें ये चीज़ें ग्रुप वाइज चाहिए होती हैं। अब SPSS में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप SPSS फाइल को स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करने के बाद जब आप यही चीज़ें जो मैंने अभी ये सारा बताया है इनमें से कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको हर एक ग्रुप का अलग अलग बताएगा। ग्रुप वाइज आप चाहें तो ग्राफ, ग्रुप वाइज कैलकुलेशन, ग्रुप वाइज एनीथिंग, ग्रुप वाइज कंपैरिजन, सारा कुछ ग्रुप वाइज हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर अभी तक बताया वो सारा वही है, सिर्फ टेबल यानी ये जो चीज़ है, ये जो हमारा डेटा है, इसको ग्रुप वाइज कैसे करते हैं। देखिए मैं इसको ग्रुप वाइज कर रहा हूँ। इसके लिए आप ये जो जगह है स्प्लिट फाइल, ये इसके साथ छोटा हुआ लिखा हुआ आ रहा है स्प्लिट फाइल, आप इस पर क्लिक करें, ये एक विंडो आ जाएगी। राइट नाउ वी आर एनालाइजिंग ऑल केसेस। हमने ग्रुप क्रिएट नहीं किए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ग्रुप कंपेयर ग्रुप्स। तो वो कह रहे किस बेसिस पे ग्रुप बनाऊं, ये तो बताओ ना। तो चले जी, कंट्री ऑफ ऑरिजिन के बेस पे ग्रुप बना दो। जब हम ये बता देंगे तो वो अब इस डेटा को कंट्री ऑफ ऑरिजिन के बेस पे सॉर्ट कर देगा। ठीक है ना, और इसने ग्रुप बना दिए। इस पे आपको इधर कुछ खास फर्क नहीं आएगा एक्सेप्ट दिस कि ये कमांड आपको नजर आ जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन इसका अब क्या मतलब हुआ, जरा इधर आए। वही एनालिसिस जो अभी हमने एनालिसिस की है, ये वही हमने कौन सी की थी, एक्सप्लोर वाली, वही एनालिसिस। वैसे तो मैं कोई भी चला सकता हूँ, अभी तक जितनी एनालिसिस चलाई वो सारी चलाई जा सकती हैं, लेकिन चलें ये एक एनालिसिस। देखिए मैंने यहाँ फैक्टर अभी भी सेलेक्ट नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर भी कंट्री ऑफ ऑरिजिन सेलेक्ट कर लेता यही काम होता, लेकिन यहाँ पर से नहीं किया, वहाँ फाइल स्प्लिट करके मैंने कर दी है। असल में ये जो तरीका है ये फाइल स्प्लिट करने वाला, ये सिर्फ इस जगह काम नहीं करता, 50 और जगहों पर भी काम करता है। बहरहाल मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, फाइल स्प्लिट करके इस जगह वाला काम उससे ले रहा हूं। अब आप देखें क्या होगा। पहले आप ये देखें कि वो अमेरिकन और यूरोपियन और जापानीज उन दोनों का अलग अलग उसने हिसाब देना शुरू कर दिया है। फिर उसने क्या किया, देखें अमेरिकन वालों को वो सारी कैलकुलेशन जो आपको वहां कंबाइन नजर आ रही थी, अमेरिकन वालों की अलग कर दी है।
यूरोपियन वालों की अलग कर दी है वही कैलकुलेशन, और जापानीज वाले की, ये देखें ना, ये यूरोपियन वालों की और ये जापानीज वालों की वही सारी कैलकुलेशन। नीचे जब आप आते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू भी हर एक के लिए अलग अलग मालूम कर ली है, आउटलायर्स अगर कोई है, ठीक है ना। इसके बाद आगे आए तो हर एक का अलग अलग ग्राफ बना रहा है, अमेरिकन वालों का अलग ग्राफ बना रहा है, ठीक है ना जी। इसके बाद यूरोपियन वालों का अलग ग्राफ बना रहा है, और फिर जापानीज वालों का अलग ग्राफ बना रहा है, हर एक का अलग अलग स्टेमिन लीफ बना रहा है। ये देखें, ये अमेरिकन वालों का है स्टेमिन लीफ। नीचे आए, इसी तरह आप सॉरी इधर तेज आगे चला गया हूं, यूरोपियन वालों का अलग बना रहा है स्टेमिन लीफ, और जापानीज वालों का अलग बना रहा है। इसी तरह बॉक्स प्लॉट है तो वो अमेरिकन का अलग बना रहा है, ठीक है ना, और यूरोपियन वालों का अलग। अच्छा, यहां पर अब यूरोपियन वाले इसमें आपको आउटलायर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। यूरोपियन वाले में आउटलायर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे आउटलायर्स हैं जो इस अपर लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, ये सारे आउटलायर्स हैं। और जापानीज वाले और उनका अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी कि अब जो है ये ज़्यादा बेहतर हमारे पास ग्राफ बन रहे हैं, ज़्यादा बेहतर ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है ना जी। तो होपफुली स्टूडेंट्स को कुछ कुछ समझ आ रही होगी। अच्छा, अब आप इस तरह करते हैं कि यही कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर करते हैं, लेकिन पहले तो वो स्प्लिट ख़त्म करते हैं। हम अगेन कहते हैं कि नहीं, एनालाइज ऑल केसेस इकट्ठे कर लेते, वापस इकट्ठे कर लेते, लेकिन ये कमांड दोबारा चलाते हैं, और अब की दफ़ा एक्सप्लोर कमांड चलाकर वो हम कंट्री ऑफ ऑरिजिन यहाँ रख लेते हैं। अब की दफ़ा इस तरीके से करते हैं, वहां पर वो स्प्लिट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। अब की दफ़ा क्या होगा, अगेन आपको तकरीबन उस तरह नजर आ रहा है। देखें, अमेरिकन वाला अलग, यूरोपियन वाला अलग, जापानीज अलग, ये कुछ हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यूज वही कैलकुलेशन, ये उनके हर एक के ग्राफ। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही है, ठीक है, हर एक के ग्राफ, ये जापान वालों का, और ये उनके स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले अमेरिकन वालों का, फिर यूरोपियन वालों का, फिर जापानीज वालों का, और फिर अलबत्ता एक चीज़ जो उन पिछली तमाम एनालिसिस के मुकाबले में इसमें अच्छी हुई है, वो ये कि वो 3 ग्राफ जो उधर अलग अलग हो रहे थे, यहां पर उसने इकट्ठे शो कर दिए। इसका बड़ा फायदा क्यों, ये ग्राफ कंपैरिजन में बड़ा हेल्प करेगा। देखें, अब ये पता चल रहा है कि ये देखो, ये सारे गाड़ियां, इनके तमाम 100% गाड़ियां, ये उनका अमेरिकन वालों का मीडियन है, और इनका मीडियन तकरीबन, आप माउस पॉइंटर को देखें, अमेरिकन गाड़ियों का इंजन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है, ये यानी इसके इंजन का साइज बहुत बड़ा है, इनका और इनका इंजन का साइज बहुत छोटा है, तकरीबन सारा का सारा रिकॉर्ड इधर छोटे से एरिया में इकट्ठा हो। इसका मतलब है कि यूरोपियन और जापानीज गाड़ियों का, ये तकरीबन 100% गाड़ियां इधर इस छोटी से रेंज में आ रही हैं, इस छोटी से रेंज में उनका इंजन डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये अब कंपैरिजन, यानी जापानीज और यूरोपियन गाड़ियां आपस में तकरीबन एक जैसी होती हैं, अमेरिकन गाड़ियां बाकी सबसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी कि किस तरह ग्रुप वाइज कंपैरिजन करते हैं। ये मैंने सिर्फ वो एक्सप्लोर का बताया, लेकिन ये आप मत समझे कि ये एक्सप्लोर के लिए, ये हर जगह काम करेगा। जो आइडिया मैंने बताया स्प्लिट फाइल वाला, वो हर जगह काम करेगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले यार, क्या सेव करना, ये चले इसी लोकेशन पे इसको ये सेव कर दो, मुमकिन है कोई चेंजेस की होंगी तो। अच्छा जी, ये SPSS की भी फाइल्स बंद कर दें, इससे बड़ी मेमोरी पकड़ी हुई है। सेव दीज आउटपुट, नो, ठीक है, और SPSS को भी क्लोज कर दें। हमने कुछ चेंजेस किए, हाँ हमने ये चेंजेस किए, इस वजह सेव करने को कह रहा है।
तो ठीक है, चले सेव कर दें कल को अगर स्टूडेंट को बताना हुआ। ठीक है ना जी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम।